हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे, आप सबका साइंस टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। जो लोग हमसे आज पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सी इसकी डिस्क्रिप्शन बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है, क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, फिजिकल चेंज हम उसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बहुत बेसिक डिफिनीशन के ऊपर जाए तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसको चेंज करने के बाद, मान लो कोई बॉडी है, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस ला दिए और वापस से हम उस चेंज को पा सके, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? देखिए, केमिकल चेंज वो चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है ऐसा चेंज होता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको आप वापस ना पा सको। जैसे अगर मान लो हम किसी गुब्बारे को या किसी भी गुब्बारे को या किसी बोतल को हम मोड़ दिए, ठीक है, यानी कुचल दिए या मोड़ दिए, तो उस केस में क्या हम उसे वापस नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं हम उसे। ठीक है, वापस उस बोतल को शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उस बोतल को हमने जला दिया, बोतल को हमने जला दिया, बर्न कर दिया, तो क्या वापस से आप उसे शेप दे सकते हो? नहीं दे सकते। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पानी आप गर्म कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो और आपका पानी जो होता है वो वाष्प बन के उड़ रहा है, तो क्या वाष्प से आप पानी नहीं पा सकते हो? बिल्कुल पा सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका बर्फ है और बर्फ अगर पिघल रही है, तो क्या आप पानी से बर्फ नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक रिवर्सिबल, यानी कि आप कह सकते हो कि हम अगर किसी चीज से कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोबारा उस चीज में बना भी सकते हैं। ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड केमिकल चेंज जो होता है ये सीधा होता है कि मतलब एक बार कन्वर्ट हो गया तो वापस नहीं होने वाला है। जैसे अगर किसी भी चीज को आप जला देते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप जला देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो राख बन जाएगा या जिसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लकड़ी है, एग्जाम्पल आप ले लो, लकड़ी, वुड। तो लकड़ी को अगर आपने जला दिया तो क्या वापस से वो आ सकता है उस शेप में, या राख जो होती है फिर से लकड़ी बन सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर कहीं पे बर्निंग वर्ड आपको मिलता है तो वो केमिकल चेंज है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे बर्निंग वर्ड मिलता है तो केमिकल चेंज है। इसी तरह से एक और वर्ड है रस्टिंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। तो इस केस में भी केमिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर लोहे पे जंग लग जाती है, लोहे पे क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है, तो उसका जो वजन होता है वो तो बढ़ जाता है। खैर, अब उसे उस लोहे की जंग से वापस उसे लोहा नहीं बना सकते हो, यानी वो एक तरह से चल देगी, उसे वापस नहीं ला सकते उस लोहे को। ठीक है, इसलिए रस्टिंग, बर्निंग वर्ड अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो वो क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। अगर आपको कुचलना, वाष्प पिघलना या ये सब के वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो ये फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। फिजिकल चेंज में हम उस चीज को वापस पा सकते हैं, केमिकल चेंज में हम उसे वापस नहीं पा सकते। अब एक एग्जांपल आता है बहुत फेमस सा, आप लोग पढ़े भी होंगे, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती की दो तरह की चीजें होती है, देखो ध्यान से समझिएगा। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें वर्ड क्या आ गया? बर्न करना। ठीक है, तो जो जलेगी तो उसमें से धुआं निकलेगा, उसकी लौ भी निकलेगी। ठीक है, तो इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। मोमबत्ती में दोनों चेंजेस पाए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। और जब मोमबत्ती जलेगी तो वो क्या होती है? वो पिघलती भी है, जैसे बर्फ पिघलती है। तो मोमबत्ती जब पिघलती है तो क्या पिघलने से आप वापस मोमबत्ती नहीं पा सकते हो? बिल्कुल पा सकते हो, क्योंकि देखो जब वो एकदम जल के खत्म हो जाती है तो नीचे कुछ बचा रहता है, जो वही जो पिघला हुआ गिरा रहता है वही तो बचा रहता है। तो पिघलना केमिकल चेंज है। तो इस तरह से मोमबत्ती का पिघलना जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज हो जाता है। और पिघलना जो होता है फिजिकल चेंज है, और बर्न होना वो क्या हो जाता है? केमिकल चेंज हो जाता है।
तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इस तरह से हम अगर क्वेश्चन के ऊपर आए तो लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, तो कौन सा इसमें केमिकल चेंज है? इवेपोरेशन, मैंने आपको बताया इवेपोरेशन कहीं भी आपको दिख जाए ये फिजिकल चेंज होता है। वर्ड्स पकड़ोगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्रशिंग यानी किसी चीज को मोड़ना या तोड़ना, तो वो भी क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है, उसके फिजिकल चेंज उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है रस्टिंग, देखो ये वर्ड आया रस्टिंग, केमिकल चेंज होता है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मेल्टिंग द आइस यानी बर्फ का पिघलना, तो ये भी क्या हो जाता है? रॉन्ग आंसर है, क्योंकि पिघलने से केमिकल चेंज नहीं होता है, वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट नहीं भेजी है, जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना नाम और अपनी पोस्ट लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे उनको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जिनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। द जोरावर क्लासेस का ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आज अभी तक उस ऐप के अंदर 700 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को केबीएस पीआरटी का जो कोर्स है उसके लिए अपने आप को इनरोल कर लिया है। और वो सारे के सारे बच्चे 300 प्लस वीडियोज को जल्दी से जल्दी खत्म करके, और वो नोटिफिकेशन आने तक, आपके केबीएस का नोटिफिकेशन आने तक वो क्या कर सक रहे होंगे? वो क्वेश्चन आंसर को लगा रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर को लगा रहे होंगे। सो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, जल्दी से जल्दी इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करो। ठीक है, जिससे आपके पास क्या होगा? टाइम होगा कि 300 वीडियो आप देख सको। नहीं तो अगर नोटिफिकेशन के टाइम पे आप 300 वीडियो देखने का टारगेट लोगे तो 90 दिन के अंदर आप 300 वीडियो को देखोगे भी, एक तो इसका भी प्रेशर पड़ेगा, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। सो आई रिकमेंड यू कि जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना इन बच्चों से ज्यादा पीछे होते चले जाओगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है which nutrients provide the maximum energy on breakdown? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है टूटने पर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपसे बताया कि हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन्हें हम हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। और ये दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। एक होता है वर्क वर्क एंड एनर्जी के ऊपर, वर्क एंड एनर्जी यानी कि किस न्यूट्रिएंट का काम क्या है और वो कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर होता है। दूसरा होता है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के बेस में चेंज होता है। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर होता है कि किसकी केमिकल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, इसके बेस पे होता है। देखिए वर्क एंड एनर्जी पे के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले में कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझ लीजिएगा। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले में न्यूट्रिएंट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एंड दूसरा आता है फैट, फैट। रिमेंबर इट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, और फैट को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं। इस तरह से अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट जो आता है एनर्जी के बाद वो आता है बॉडी ग्रोथ का, बॉडी ग्रोथ का। तो बॉडी ग्रोथ में कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं या उसके अंदर कौन कौन से लोग वर्क करते हैं? तो बॉडी ग्रोथ में सबसे पहला आता है आपका प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो होता है ये फाइनली टूटता किसमें है? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में टूटता है। एंड रिमेंबर इट, 50 एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टूटने के बाद जो है तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 COOH COOH NH2 NH2C सॉरी H। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसके फार्मूले का डिजाइन मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। एंड थर्ड जो होता है, अगर हम बात करें इस केस में वर्क एंड एनर्जी में, तो थर्ड जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर में कौन कौन से आते हैं? तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर में आपका आ जाएगा विटामिन एंड मिनरल। तो विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्क ऑन एनर्जी के बेस पे इतना क्लासिफाई किया गया है। और फिर है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो इसे दो तरह से बांटा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बात करें तो दो तरह से बांटा गया है और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़े साइज में और माइक्रो का मतलब होता है छोटे साइज में। जो ये मैक्रो होते हैं ये बॉडी में पचते हैं, ये बॉडी के अंदर पचते हैं, ठीक है। यानी इनका पाचन जो होता है बॉडी के अंदर पचते हैं, पाचन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। एंड इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आता है, ठीक है। और ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो जो होते हैं यानी जिन्हें हम सूक्ष्म बोलते हैं, ये बॉडी में नहीं पचते हैं, ये बॉडी में नहीं पचते हैं, बॉडी में नहीं पचते हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है विटामिन्स, फिर आता है मिनरल्स, मिनरल्स आता है, उसके बाद आपका आता है वाटर, मिनरल्स में वाटर भी आ जाता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल के बेस पे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ब्रेकडाउन होने पर, ध्यान से समझिएगा, ब्रेक डाउन होने पर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रिमेंबर इट, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो 4.3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि फैट के टूटने पर 9.3 मिलता है। तो डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि यहां पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो ब्रेक होने पे एनर्जी प्रोवाइड करता है वो फैट होता है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फैट जो होता है इसे हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे हम बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, आपको नोट कर लेना है होमवर्क में। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और आपको इसका फॉर्मूला भी लिख के मुझे भेजना है टेलीग्राम में, ठीक है। देखिए लिखा गया विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। तो सिंपल सा है, फैट जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, यानी जल्दी से अगर आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। प्रोटीन जो होता है ये किस में हेल्प करता है? तो याद रखिए ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। फाइबर्स क्या होते हैं? तो याद रखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जितने भी छिलके होते हैं, छिलके जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज आप खा रहे हो तो आलू का छिलका होगा, फलों के छिलके होते हैं, तो जो फाइबर्स होते हैं वो इन्हीं को कहते हैं। इनका काम क्या होता है? तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं ये। और जैसे कि जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी में, अंदर जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको बाहर लाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फाइबर्स। सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? फाइबर्स हेल्प करते हैं। तो याद रखिए, अगर बॉडी के अंदर ये चीजें नहीं जाएंगी, जैसे कि आजकल के खाने में छिलके कोई नहीं खाना चाहता है, मतलब कोई भी चीज हो उसके छिलके को हटा दो फिर खाओ, इस तरह से होता है। तो जो फाइबर्स आप नहीं लोगे तो आपके अंदर का जो वेस्ट होगा ना वो सही से बाहर नहीं आएगा और आपको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और वो जो प्रॉब्लम होती है फिर आपको पता ही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम उसी से पैदा होती है, ठीक है। तो याद रखिए कि फाइबर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। तो आप लोग इसको, अगर आपके घरों में या आप लोग नहीं ले रहे हैं तो इसको लेना शुरू कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट इज। यूनिट जो होती है वर्क की वो जूल है, तो दूसरी क्वांटिटी ऐसी कौन सी है
जिसकी भी यूनिट जूल ही होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सो इसका आंसर इतना आसान है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। सिंपल सा आंसर है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की भी जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और वर्क की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है। अब हम बात करें अगर पावर की, कि पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। रिमेंबर इट, पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, और एक किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वॉट होता है, 1000 वॉट होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कैसे आती है, तो वो इसी के बेस पे आती है, किलोवाट के बेस पे आती है। अगर आप अपने घरों में मीटर को देखे होंगे तो किलोवाट के ही बेस पे आती है। ठीक है, और एक यूनिट जो होती है, जो बिजली का एक यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है जो बिजली की यूनिट होती है। ठीक है, 1 यूनिट जो होती है उसे 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि 1 घंटे के अंदर अगर हम इसको बदलें, ठीक है, बदलें अगर हम इसको वाट एंड सेकंड में, तो 1 किलोवाट में कितने वाट, तो 1000 वाट हो जाएंगे, और 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां पे हो जाएगा 3600 गुणे 1000 इंटू वाट सेकंड। ठीक है, तो आपसे बहुत बार पूछा गया है एक यूनिट में कितने वाट सेकंड, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 336 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 और 2 5। ठीक है, वाट सेकंड, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगर हम 3.6 लिखते हैं तो ये 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड हो जाता है। सो इस चीज को ध्यान रखिए, एक यूनिट में 1 किलोवाट, अगर हम उसको वाट सेकंड में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, और अगर हम पावर 5 रखते हैं तो 36 हो जाता है, और अगर हम पावर 6 रखते हैं तो ये हो जाता है। सो ये क्वेश्चन है एक यूनिट से निकल के क्या क्या आता है। ठीक है, बात आती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होती है, वेग जिसे हम कहते हैं, ये एक वेलोसिटी जो होती है, ये एक इस सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिए वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला होता है आपके वेलोसिटी का। सो विस्थापन जो होता है ये भी एक सदिश राशि है। तो वेग का जो फार्मूला हो गया वो विस्थापन बटे समय हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी भी यूनिट वही होती है जो चाल की यूनिट होती है, लेकिन चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। याद रखिए स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेग का जो यूनिट होता है वो भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। फोर्स के बारे में बात करें तो बल, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, चलिए तो इसकी अगर हम बात करें एमकेएस यूनिट की, एमकेएस यूनिट की, तो देखिए जो मास होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्स जो एमकेएस यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द एनर्जी possessed by an oscillating pendulum of a clock is, एक घड़ी होती है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ऐसे घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है जो इधर से इधर ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस ऑसिलेटिंग पेंडुलम में क्या एनर्जी पॉजिस्ड होगी, या किस तरह की एनर्जी होगी। अगर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक घड़ी है और उसमें एक पेंडुलम लगा है जो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब ये यहां पे जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, जब ये इस एंडिंग पॉइंट ए पे और इस एंडिंग पॉइंट बी पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 होगी, और उस समय इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से पॉइंट ए पे बात करें तो यहां भी इसकी वेलोसिटी 0 होगी, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस फेज में बात करें जब बीचों बीच आएगा तो इस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, या आप इस तरह से कह सकते हो कि इन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा हर जगह पे, कांस्टेंट होगा हर जगह पे, ठीक है। और इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, कि हर पॉइंट पे किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि कंजर्वेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। सो याद रखिए कि अगर मान लीजिए अब ये इधर से इधर चल रहा है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ये इधर से इधर चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के नाते इसके अंदर, इसके स्पीड के नाते इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और चूंकि इसके ठहराव इस पॉइंट पे हो रहे हैं तो इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ये दोनों एनर्जी अपने पास लेके चलेगा। अब इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है, जो दोनों एनर्जी का सम होता है उसे टोटल एनर्जी बोलते हैं, या इसे ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसी टोटल एनर्जी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया। सो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल गलत है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि लास्ट में जब ये एंड हो रहा है तो रुक रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। रीस्टोरिंग एनर्जी, ऐसा कोई एनर्जी नहीं है कि इसके अंदर एनर्जी रिस्टोर है, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो आंसर विल बी मैकेनिकल एनर्जी। क्यों मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solutions and those in suspension is called। एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताना है, एक इस प्रकार का विलयन बताना है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन, विलयन का मतलब सॉल्यूशन वाले तथा निलंबन मतलब सस्पेंशन वाले विलयनों के बीच मध्यवर्ती होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है और यहाँ पे सस्पेंशन दे रखा है। अब इसका मतलब सस्पेंशन भी नहीं होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा, बचा क्या है, कोलाइड्स एंड अलाउ। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप इसको लगा के मुझे भेजेंगे, ठीक है, या इसको बताएंगे आप मुझे कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका होमवर्क दिया भी है कि सस्पेंशन के डिफिनीशन और सॉल्यूशन का डिफिनीशन, या सस्पेंशन एंड कोलाइडल के बीच में मैंने कंपेयर करने के लिए आपसे कहा था कि कंपेयर करके उसका एग्जांपल लिख के आप लोग मुझे भेजेंगे। तो आई होप आप लोगों ने भेजा भी है, ठीक है। और आई होप जो इतने लोगों आज देख रहे हैं वो भी अब इस चीज को जान ले कि लास्ट वीडियो का होमवर्क जो है वो भी आपको करके भेजना है। जो लोग भेजे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छे से वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे मेहनत करते रहें, ठीक है। बस एक चीज जान लो, कंटिन्यूटी आप बनाए रखो और कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर ये आपकी बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी, आप जितना बनाए रखेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे होगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आपको बताना है, बट मैं फिर भी मिश्र धातु के बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए हमारे नेचुरली अगर हम बात करें एलॉय की, एलॉय अगर हम नेचुरल फॉर्म में बात करें तो वो एयर होती है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एयर जो हवा होती है इसके अंदर देखो कई सारे गैसेस होती हैं जो मिलके बनी होती है, ठीक है। एयर जो होती है वो नेचुरल एलॉय की तरह एक होती है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप लोग सुने होंगे ब्रॉस के बारे में, ये किसका किसका होता है, तो ये जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है। जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है जिसमें 30% जिंक होता है, ठीक है, एंड 70% कॉपर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अलाव का ये जो एग्जांपल्स हैं इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ये जो अलाव होता है एक्चुअल में ये मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो क्वेश्चन थे वो यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, क्योंकि आगे का जो सेशन होगा वो काफी लंबा हो जाएगा। एंड आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए,
प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा जो केबीएस पीआरटी का कोर्स है, केबीएस पीआरटी का जो कोर्स है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। आपको द जोरावर क्लासेस ऐप के ऊपर ये अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यानी ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जाइए वहां पे डेमो क्लासेस लीजिए इस कोर्स का, क्योंकि 700 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल कर लिया है, जो 300 प्लस वीडियोस को देख रहे हैं। एंड उसके बाद ये सीरीज करेंगे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से केवीएस पीआरटी को क्लियर कर पाए, तो उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है, डेमो देखिए, जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, नहीं तो आप इन 700 से पीछे और ज्यादा होते जाएंगे जितना आप लेट करते जाएंगे। क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, कोर्स लेने के बाद तो आप वीडियो जरूर देखेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए डेमो क्लासेस लीजिए और कोर्स को जल्दी से जल्दी अपने आप को उसमें एनरोल कराइए। सो वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।